चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर AS 13 है तो वो भी इसके साथ में कवर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पर है। और इस चैप्टर में हम लोग दो टाइप के इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमें क्वेश्चन में मतलब AS में दिया हुआ है हमारी इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, जो बैलेंस शीट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में आती है। और एक होती है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, 1 ईयर से कम टाइम के लिए रखा जाता है और जिसको हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पर शो करते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसी सिक्योरिटीज में हो सकती है इन्वेस्टमेंट जहां पर हमें फिक्स रेट से इनकम होती है। जैसे डिवेंचर में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो वहां पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिक्स रेट से मिल रहा है। 10% पर एनम है तो 10% पर एनम है, फिक्स है, हमें पता है, डेट भी फिक्स है। एक होता है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, जैसे हमने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब वहां पर फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलेगा, कभी डिविडेंड मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो वो हमारा सेकेंड हाफ पार्ट आ जाएगा इस चैप्टर का। तो पहले हम फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज देखते हैं, जहां पर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब आ जाएंगे। तो यहां पर जब हम फॉर्मेट बनाएंगे, एक तो हम ऊपर लिखेंगे कि कौन सी इंटरेस्ट की डेट है। जनरली साल में एक या दो बार होती है, 6 महीने बाद और साल के अंत में दो बार, या एक ही बार साल के अंत में हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। तो जब हम कॉलम बनाएंगे तो डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट या कॉस्ट, फिर डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल या फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और डिविडेंड और अमाउंट। तो ये हमारे कॉलम बनेंगे, ये फॉर्मेट बनेगा हमारा। AS 13 में क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी कम होता है उस पर लिखते हैं, और लॉन्ग टर्म को हम कॉस्ट पर लिखते हैं। हाँ, अगर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है और परमानेंट वैल्यू कम हो रही है उसकी, तो उसको हम वैल्यू कम करके भी दिखा सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी टेम्परेरी, इट शुड बी परमानेंट। और इन्होंने कहा कि जब भी हम बेचेंगे या ईयर एंड में वैल्यूएशन होगी तो उसे वेटेड एवरेज बेसिस से लेना चाहिए, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड ऑफिशियल मेथड है, AS 13 के हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। अगर हमारे पास स्टॉक है तो स्टॉक में तो हम फीफो भी यूज कर सकते हैं, AS 2 हमने पढ़ा हुआ है जहां लिखा होता है कि फीफो भी यूज किया जा सकता है। कुछ नहीं कहा तो हम एवरेज मेथड का इस्तेमाल इस चैप्टर में करने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, एक वैल्यू यूज होती है, एक नाम यूज होता है एक्स इंटरेस्ट, और एक यूज होता है कम इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक बात तो तय है कि अगर आप फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज को सेल परचेज कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट या डिविडेंड रेट फिक्स है, और आप उस दिन के अलावा सेल परचेज कर रहे हैं जो इंटरेस्ट की रेट है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेज, और आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा एट द टाइम ऑफ सेल। उसका रीजन क्या है? सपोज ये बोला गया इंटरेस्ट की दो डेट है, एक है 30 सितंबर ईयर एंड में, 31 मार्च, तो 6 महीने बाद 30 सितंबर आता है। ईयर अगर अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, ईयर अगर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को और 30 सितंबर को 6 महीने के बाद आपको दो बार साल में इंटरेस्ट मिलेगा। अब साल में 365 दिन होते हैं, और हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट 40 बार खरीदी बेची गई हो, तो कंपनी ये हिसाब नहीं लगाएगी कि कब किसने खरीदा। आपके पास 3 दिन रहा तो आपको 3 दिन का इंटरेस्ट दे, आपके पास 40 दिन रहा तो आपको 40 दिन का इंटरेस्ट दे, आपके पास 2 महीने रहा तो 2 महीने। कंपनी झंझट में नहीं पड़ती, कंपनी अपना काम धंधा करेगी या आपको दिनों के हिसाब से इंटरेस्ट देती रहेगी।
कंपनी कहती है 30 सितंबर को हम इंटरेस्ट देंगे। तो ये 30 सितंबर को इनकम टैक्स में भी हमने अदर सोर्सेस में ये पढ़ा था कि ये डे टू डे ड्यू नहीं होता। जिसके पास 30 सितंबर को है उसके लिए पूरे 6 महीने का टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कहते हैं 30 सितंबर या 31 मार्च को हम देखेंगे कि ये किसके पास है और उसको हम 6 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। अब बाकी आप जाने, आपका काम जाने, आप जिससे खरीदोगे बेचोगे उससे अपना हिसाब करते रहो। हम तो उसको देंगे 6 महीने का इंटरेस्ट जिसके पास 30 सितंबर को होगा और 31 मार्च को होगा। अब सिचुएशन ये है कि आपने किसी से 1 मई को इन्वेस्टमेंट खरीदी, उसे इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को और उसने आपको बेचा 1 मई को। 1 महीने उसके पास ये इन्वेस्टमेंट रही, ठीक है। और आपके पास इस 6 महीने के दौरान फर्स्ट हाफ ईयर में ये इन्वेस्टमेंट आपके पास 5 महीने रहने वाली है, प्रोवाइडेड आप इसे आगे ना बेचें। तो शुरू के 6 महीने में ये इन्वेस्टमेंट 5 महीने आपके पास रही और 1 महीना उसके पास रही जिससे आपने खरीदा। अब जिसने आपको बेचा है, मतलब जिससे आपने खरीदा है या कहे जिसने आपको बेचा है, वो ये कहेगा कि भैया 30 सितंबर को आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा और आज आप हमसे खरीद रहे हैं, 5 महीने बाद मैं कहां आपसे मिलूंगा, कहां आपको पकड़ूंगा, आप मुझे अभी 1 महीने का इंटरेस्ट दे दो। तो क्या होगा, जब आप इसे खरीदेंगे 1 मई को, तो 1 मई को ही आप 1 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे सेलर। तो ये तो पक्का है, ये तो तय है कि आपने देना ही है इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर ये बोला जाए कि 102 रुपए का डिवेंचर, 102 रुपए का डिवेंचर है और 1.5 रुपए का इंटरेस्ट है सब, तो आप उसको 103 रुपए 50 पैसे देंगे। 102 रुपए डिवेंचर का प्राइस और 1 रुपया 50 पैसे का इंटरेस्ट। ये तो तय है कि आप 103 रुपए 50 पैसे ही उसे देंगे। अब क्वेश्चन में ये दो तरीके से बोला जा सकता है। क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि इसका प्राइस है 102 एक्स इंटरेस्ट, मतलब 102 रुपीज में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। या ये कहा जा सकता है 103.5 कम इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि 1.5 रुपया इंटरेस्ट का इंक्लूड है 103 रुपए 50 पैसे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली टोटल 103 रुपए 50 पैसे देने हैं। तो अगर लिखा है प्राइस है इसका 102 रुपए एक्स इंटरेस्ट, तो आप पेमेंट कितनी करेंगे उसके लिए 1 रुपए 50 पैसे जोड़ लेंगे। और अगर लिखा कम इंटरेस्ट तो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली देने तो 103 रुपए 50 पैसे ही है। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो 103 रुपए 50 पैसे में 1.5 रुपए हटा दीजिए, 102 रुपए डिवेंचर का प्राइस आ जाएगा। अगर आपको 103 रुपए 102 रुपए दिए तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू कम इंटरेस्ट प्राइस। क्योंकि हमें ये दोनों चीजें कम एक्स इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खरीदेंगे तो आप एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, मतलब 102 रुपए, और आप एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 रुपए 50 पैसे टू बैंक अकाउंट 103 रुपए 50 पैसे। यही एंट्री सेल करते हुए वो बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 103 रुपए 50 पैसे टू इन्वेस्टमेंट 102 रुपए टू इंटरेस्ट 1 रुपए 50 पैसे। ये सेलर एंट्री बनाएगा, ये परचेजर एंट्री बनाएगा। अब सेलर जब एंट्री बनाएगा सेल करने की, तो फिर वो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट से कंपेयर करेगा 102 रुपए को कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो ये एक फंडा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट प्राइस होता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने पर हमें पता चल जाता है कि ये प्राइस एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। 99% केस में आपको पता चल जाएगा। फिर भी 1% केस में अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 है कि कुछ नहीं कहा जाए तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो आप उसे एक्स इंटरेस्ट मानिए
और अगर वो अदर सिक्योरिटीज है मतलब प्राइवेट है तो उसे कम इंटरेस्ट मानिए। लेकिन ये तभी जब पूरे क्वेश्चन में पढ़ने के बाद आपको नहीं पता चल पा, मतलब बहुत सारी सिचुएशन होती है। मान लिया 2-3 बार सेल परचेज हुआ, एक बार लिखा है 102 रुपए कम इंटरेस्ट, एक बार लिखा है 104 रुपए कम इंटरेस्ट ऐसा लिखा है, और एक बार लिखा है 105 रुपए और वहां कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो एक्स इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट के केस में हर बार बता रखा है। अब यही उल्टा हो, यहाँ लिखा है एक्स इंटरेस्ट और यहाँ लिखा है एक्स इंटरेस्ट और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा 105 के आगे, तो वो कम इंटरेस्ट मानेंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि इंफॉर्मेशन हमें कैसे दे रखी है। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम फर्स्ट पॉइंट वाला रूल लगा देंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक्स इंटरेस्ट मान लो और प्राइवेट वाली में अदर देन गवर्नमेंट आप इसे कम इंटरेस्ट मान लीजिए। सेकंड, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, वो भी पेड अप फेस वैल्यू। सपोज आपने डिबेंचर है 100 रुपए का, वो खरीदा और अब तक 80 रुपए की पेमेंट हुई है, तो 80 रुपए पे इंटरेस्ट निकलेगा। 100 रुपए की पेमेंट की है 100 पर, चाहे वो 130 में खरीदे या 70 में खरीदे, तो फेस वैल्यू पर, पेड अप फेस वैल्यू पर, नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है। कई बार ब्रोकरेज की पेमेंट होती है, कमीशन ब्रोकरेज खरीदते बेचते हुए ब्रोकर पैसे लेता है। अब अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो प्राइस है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हमें क्वेश्चन में बोल रखा है जो प्राइस है वह है 102 रुपए एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो ब्रोकरेज 102 पे लगेगा। अगर प्राइस दे रखा है 103 रुपए 50 पैसे कम इंटरेस्ट, तो ब्रोकरेज 103 रुपए 50 पैसे पे लगेगा। इसका मतलब जो कोटेड प्राइस है उसके ऊपर ही ब्रोकरेज लगेगा। ब्रोकरेज कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं लगेगा। फेस वैल्यू पे तभी लगेगा जब क्वेश्चन में बोला जाए कि ब्रोकरेज फेस वैल्यू पे लगता है, अदरवाइज ब्रोकरेज किस पे लगेगा? जो कोटेड प्राइस है, जो रेट हमें बता रहा है। ठीक है। जब भी हम कोई सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो ब्रोकरेज वगैरह उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 103 रुपए 50 पैसे में से 1.5 रुपया तो इंटरेस्ट है, तो हमारी सिक्योरिटी 102 रुपए की है। मान लिया उसे परचेज करने में 1 रुपए का ब्रोकरेज दिया, तो हमारी कॉस्ट 102 से बढ़ के 103 हो जाएगी। और अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 102 से कम होकर 101 हो जाएगा। तो जब हम सेल करते हैं तो ब्रोकरेज या एक्सपेंसेस हमारे सेलिंग प्राइस से कम हो जाते हैं, और जब हम परचेज करते हैं तो हमारा ऐड हो जाता है इसके अंदर जो भी परचेज प्राइस है उसमें। इंटरेस्ट की अमाउंट पे ब्रोकरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इंटरेस्ट की ड्यू डेट और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स आर डिफरेंट। अगर मान लिया हमारा ईयर एंड हो रहा 31 मार्च और इंटरेस्ट की डेट है 30 जून और 31 दिसंबर, साल में 2 बार दिया जाता है, तो साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है, 30 जून और 31 दिसंबर। लेकिन हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च, तो यहां पर मिल जाएगा 30 सितंबर को 6 महीने एंड हुए कुछ नहीं होगा, इसे लिखना भी नहीं चाहिए। फिर यहां मिलेगा। अब यहां पर 31 मार्च को जब ईयर एंड होगा तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऐसा है जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ, लेकिन 3 महीने से इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, तो इसे पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट हमने कमा लिया लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू तो होगा 30 जून को, लेकिन हमने कमा लिया, तो हम इसे असेट में लिखेंगे। अगर मान लिया इंटरेस्ट की डेट सेम हो, 1 अप्रैल 30 सितंबर 31 मार्च, यही इंटरेस्ट की डेट है और यही ईयर एंड की डेट है, और इंटरेस्ट हमें 3 अप्रैल को मिला, 2-3 दिन बाद इंटरेस्ट मिला, तो 31 मार्च को इंटरेस्ट तो नहीं मिला, उसे क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड भी है और ड्यू भी है, क्योंकि कमा भी लिया है और ड्यू भी हो गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट की डेट 31 मार्च के अलावा और कोई डेट है तो उस दिन 31 मार्च तक का इंटरेस्ट एक्रूड है बट नॉट ड्यू है।
इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, नाम ही है, दोनों ही असेट में दिखाए जाएंगे करंट असेट के अंदर। ठीक है, तो ये बात समझने की है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, फेस वैल्यू में लिखेंगे, कॉस्ट में लिखेंगे, और इंटरेस्ट के कॉलम में भी 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस में भी लिखेंगे। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर इंटरेस्ट मिलने पर टीडीएस कट गया है तो वो जर्नल एंट्री बनाने में डिफरेंस आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर टीडीएस कटता है और पैसा मिलता है तो हम एंट्री बनाते हैं पहले बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 5,000 है, 500 का टीडीएस कट गया, 4500 मिला है, तो इंटरेस्ट अकाउंट में तो 5,000 ही आने वाले। तो इसलिए टीडीएस होगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा ग्रॉस अमाउंट ही हमारी इनकम होती है। कैरिंग अमाउंट जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एज पर AS 13 करंट इन्वेस्टमेंट है, इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, और it should not be done on global basis means you have to compare market fair market value and cost on individual security basis। आप उसको अलग अलग सिक्योरिटी को कंपेयर करेंगे, टोटल नहीं मारेंगे। आपके पास 10 सिक्योरिटी है तो 10 सिक्योरिटी का टोटल करा फेयर मार्केट वैल्यू, 10 सिक्योरिटी की कॉस्ट टोटल करी, ऐसे नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म को कॉस्ट पर करेंगे, बट परमानेंट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसे कम कर सकते हैं, बट बढ़ेगी तो बढ़ानी नहीं, है ना। जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे और प्रॉफिट और लॉस होगा तो उस प्रॉफिट या लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। आज एएस आने से पहले लोग इसके प्रॉफिट होने पर इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्लैरिफाई किया। पहले क्या होता था इंडिया में, लॉस होता था पीएनएल में, प्रॉफिट होता था कैपिटल रिजर्व में। असेट को सेल करने पे प्रॉफिट होता था कैपिटल रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे प्रॉफिट होता था कैपिटल रिजर्व में, डिवेंचर को कैंसिल करने पे प्रॉफिट होता था कैपिटल रिजर्व में। वो कहते थे हमारा बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है ये, तो हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बट जैसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आया, हर जगह इन्होंने ये कहा नहीं, कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको उसे P&L में ही ट्रांसफर करना है, आपको उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। अगर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया है तो उसके लिए वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल करेंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी। बहुत ही सिंपल है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और अगर हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, है ना, यहाँ तो ये लिखा है व्हेन इन्वेस्टमेंट इज परचेज ऑन इंटरेस्ट डेट, तो फिर तो इंटरेस्ट उसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही खरीदा आज ही हमारे नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा, एक आध दिन लगेगा जब तक उसको ही उसके नाम ही रहेगा, और वो इंटरेस्ट उसे ही मिलेगा जो सेलर है। तो हम उसे इंटरेस्ट क्यों देंगे जब उसे ही मिलने वाला है, तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। उस दिन का प्राइस एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने इंटरेस्ट देना ही नहीं है। पेमेंट में हमारा ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा, क्योंकि परचेजिंग पर हम ब्रोकरेज ऐड करते हैं। कभी भी इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब भी इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारी एंट्री नॉर्मल होगी, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, और टीडीएस है तो टीडीएस डेबिट हो जाएगा। अगर हमने इंटरेस्ट की डेट वाले दिन ही इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो इंटरेस्ट हमें ही मिलने वाला है, तो हम उससे लेंगे भी नहीं इंटरेस्ट, तो नॉर्मल एंट्री बनेगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट लॉस कंपैरिजन होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट से, और प्रॉफिट और लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ईयर एंड में कॉस्ट को ईयर एंड की मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो हम लॉस को आज ही लिख देंगे और पीएनएल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब मैं एक आध क्वेश्चन बता भी दूंगा कैसे करना है। अब अगर हम
सेम डे जो इंटरेस्ट की डेट है उस दिन खरीदना बेचना नहीं कर रहे हैं, अदर देन इंटरेस्ट डेट हम सेल परचेज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट के साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट भी डेबिट करना पड़ेगा। और हमेशा पेमेंट में कम इंटरेस्ट प्राइस आएगा, हमेशा इन्वेस्टमेंट में एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज वगैरह जो भी है वो आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के सामने क्या आएगा, हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, और हमेशा बैंक में क्या आएगा, कम इंटरेस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंसेस। सेल करने पे बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू इंटरेस्ट, यहां पर भी वही है। यहां पर हमेशा इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस माइनस ब्रोकरेज, अगर ब्रोकरेज है तो यहां माइनस हो जाती है, और टोटल प्राइस में कम इंटरेस्ट माइनस ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज सेल करने पर हमारे सेलिंग प्राइस को कम कर देती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहां पर हमने इंटरेस्ट की डेट है 30 सितंबर 31 मार्च, और हमने 31 जुलाई को खरीदा है। अब इंटरेस्ट डेट है 31 मार्च और 30 सितंबर, और हमने खरीदा 31 जुलाई। तो जब भी आप किसी डेट पे खरीदेंगे तो चेक करिए उससे पहले की इंटरेस्ट की डेट क्या आ रही है। तो 31 जुलाई से पहले जो आएगी डेट 31 मार्च या 30 सितंबर में से पहले कौन सी आएगी, 31 मार्च। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो चुके, तो हमें 4 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे, हमेशा फेस वैल्यू पर 1000 डिवेंचर है, और डिवेंचर के लिए एक डिवेंचर का प्राइस नहीं दिया, तो हम क्वेश्चन देखेंगे। 100 रुपए बाय डिफॉल्ट मानना चाहिए, और सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस 100 के आसपास है, 102 है, तो 100 रुपए फेस वैल्यू। मान लिया यही लिखा होता कि हमने 11 रुपए में खरीदा बेचा, तो फेस वैल्यू 10 रुपए ही मानते। मान लिया यही लिखा होता हमने 1100 रुपए में खरीदा बेचा, तो फेस वैल्यू 1000 मानते, क्योंकि शेयर्स का तो जमीन आसमान का फर्क हो सकता है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में। डिवेंचर या अदर सिक्योरिटी में मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क नहीं आएगा, 2 4 5 10 20% से ज्यादा कभी भी फर्क नहीं आएगा। शेयर्स तो 10 रुपए वाला 5000 का भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर 10 रुपए का, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर 100 रुपए के एज्यूम करते हैं। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड भी करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को देखकर। अब जैसे 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो 1 लाख की फेस वैल्यू हो गई, 12% का इंटरेस्ट हो गया, 4 महीने बाद हमने खरीदा है, तो 4000 का इंटरेस्ट हो गया। जो प्राइस दिया हुआ है कम इंटरेस्ट दिया है, कम इंटरेस्ट का मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो 1000 के लिए हमने 1,07,000 रुपए दिए हैं, जिसमें 4000 का इंटरेस्ट है, तो 1,03,000 हमने डिवेंचर के लिए दिए। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई 31 जुलाई को। तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट हुआ 1,03,000, क्योंकि हमने टोटल पेमेंट 1,07,000 किया है, और उस 1,07,000 में हमने 4000 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया है। उसके बाद हमने 30 नवंबर को फिर से खरीदे हैं, लेकिन हमें हमेशा जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें हर बार चेक करना है हमारा ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल। फर्स्ट इंटरेस्ट की डेट क्या है, 30 सितंबर। फिर इंटरेस्ट की डेट क्या है, 31 मार्च। और हमारे क्वेश्चन में परचेजिंग है 31 जुलाई, 4 महीने बाद। और सेकंड परचेजेस है हमारी 30 नवंबर, मतलब 2 महीने बाद। तो हमें ये अगर बना लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या गलती कर सकते हैं, 31 जुलाई के बाद इंफॉर्मेशन दी है 30 नवंबर की, 30 नवंबर की, आप 30 नवंबर की एंट्री बना देंगे, बट हमें 30 सितंबर को इंटरेस्ट की एंट्री भी बनानी है। ये तभी नहीं बनेगी जब क्वेश्चन में लिखा है इग्नोर एंट्री ऑफ इंटरेस्ट, अदरवाइज आपको बनानी ही है। तो 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला 6 महीने का, आपको इंटरेस्ट 2 महीने का नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा। इसलिए हमने 4 महीने का इंटरेस्ट भी दे दिया था, अब 6 महीने का मिल गया, तो 2 महीने इफेक्टिवली आपकी जेब में आ गए। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमारा होता है 6000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
फिर 30 नवंबर आया, 30 नवंबर हमारा 2 महीने बाद आता है, तो जब आप परचेज करेंगे 2 महीने का इंटरेस्ट देंगे, और 500 डिबेंचर है 50,000 पे 12%, 2 महीने का इंटरेस्ट देंगे तो आपको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है 102 रुपए, तो 500 इंटू 102 हमारा अमाउंट आ गया 51,000। तो ये जो 51,000 आया है ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस हमेशा इन्वेस्टमेंट के सामने लिखते हैं। 1,000 रुपीज का आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो टोटल प्राइस आपने 52,000 दिया है कम इंटरेस्ट प्राइस। ईयर एंड आएगा 31 मार्च को, आपको 1500 डिवेंचर पर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 9,000 रुपए। फिर आप ईयर एंड में पूरे साल के इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट एंट्री में 4,000 रुपए का पेमेंट हुआ है माइनस, सेकेंड एंट्री में आपको 6,000 का मिला है प्लस क्रेडिट हुआ है, फिर नेक्स्ट एंट्री में आपने 1,000 का दिया है माइनस, फिर आपको 9,000 का मिला है प्लस। तो ये टोटल मिलाकर 10,000 हो गया। ठीक है, तो 10,000 रुपए का जो इंटरेस्ट मिला है वो ईयर एंड में आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। तो ये एक केवल क्वेश्चन था जहां पर केवल परचेजेस हो रही थी, सेल होगी तो उसके लिए हमें प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल भी निकालना पड़ेगा। जनरल एंट्री पूछने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ज्यादातर हमसे अकाउंट पूछा जाता है। तो अकाउंट पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर परचेजेस है, बस सेल नहीं है। तो जब हम अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट आपके सामने है, जब परचेज करेंगे तो हम लोग परचेज में फेस वैल्यू कितना इंटरेस्ट दिया है, कितना एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है, फिर हर 6 ड्यू डेट पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ईयर एंड पे हम बैलेंस निकाल देंगे, मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो जो बैलेंस है वही निकाल देंगे, मार्केट वैल्यू दिया है तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो भी कम है वो लिखेंगे और जो डिफरेंस है उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। मान लिया इसी क्वेश्चन में हमें ये दे रखा होता मार्केट वैल्यू 92,000 है, तो हम 95,000 की जगह यहाँ 92,000 लिखते और 3,000 रुपीज पीएनएल में लॉस को ट्रांसफर कर देते। सिंपल। और अगर मार्केट वैल्यू 98,000 दिया है तो हम कॉस्ट मतलब जो बैलेंस आ रहा है अकाउंट का, कॉस्ट है 95,000, तो ठीक है जो भी कम है 95,000 ही लिखते हैं। फिर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते कि भाई हम लोग इसमें लॉस वगैरह लिख रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हम। ठीक है, तो हमारा क्या रहता, हम लोग इसे 95,000 पर ही दिखाते, 95,000। तो ये काम हमें समझना है कि अगर हमें क्लोजिंग WDV निकालते हुए कोई मार्केट वैल्यू दिया है तो हमें क्या करना है। अब आती है कि अगर हम सेल भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने परचेजेस किया तो हमने परचेजेस की एंट्री बना दी, इसमें तो कोई टेंशन की बात है नहीं, हमने परचेजेस की एंट्री बना दी। इंटरेस्ट की डेट मैंने कहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इंटरेस्ट की डेट लिखनी है, हमने वो भी लिख दी। हमने परचेज किया है 1 अप्रैल को, परचेज नहीं किया, बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस लिख दिया हमने, टू बैलेंस रोट डाउन। अब हाफिली इंटरेस्ट भी है, अब इन्होंने बेच दिया 1 जून को, तो मैंने बताया था आपको हमारी जो ड्यू डेट है और ईयर स्टार्टिंग है 1 अप्रैल, इंटरेस्ट है 30 सितंबर, ईयर एंड है 31 मार्च, 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ, 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ, लेकिन हमने इसको सेल आउट कर दिया है 1 जून को। तो जब हम अप्रैल में 2 महीने के लिए हमारे पास रहा, तो जब हम सेल करेंगे 2 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे। तो हमने 4,000 रुपए के स्टॉक को बेचा है, तो 4,000 रुपए के स्टॉक को बेचा है, तो 4,000 रुपए के स्टॉक पे 12% 2 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम, है ना। तो कितना आएगा 800 रुपए। तो देखो हमने 800 रुपए का इंटरेस्ट यहां पर लिख दिया, तो 800 रुपए का इंटरेस्ट है। अब ये जो प्राइस है 95 में हमने एक्स इंटरेस्ट बेचा है,
इसका मतलब 95 प्योर डिबेंचर की अमाउंट है, और 40,000 का है, 95 में बेचा है, तो इसका मतलब 95% में बेचा है, तो 4,000 का 95% निकाल देंगे तो 38,000 आ जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस में हमने लिख दिया। अगर हमें ये लिखा होता ये कम इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करता, कम इंटरेस्ट 38,000 है, इसमें 800 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 37,200 मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, मैं यहाँ 37,200 लिखता। अब हम कंपेयर करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मैंने खरीदा हुआ था, ये एक ही हमारे पास था। जब एक ही होता है तो कोई फीफो कोई वेटेड एवरेज है ही नहीं, एक ही है, वो 99 के हिसाब से। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, जो हमने खरीदा हुआ है 400 डिवेंचर्स या गवर्नमेंट स्टॉक 99 के हिसाब से, या 40,000 का 99%, तो 39,600 कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस इज 38,000, 1,600 का लॉस, और ये 1,600 का लॉस P&L में ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद हमें इंटरेस्ट निकालना है, नॉर्मल काम करना है, इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट का बैलेंस ईयर एंड में P&L में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब हमें लास्ट में 99.5 रुपीज का मार्केट प्राइस दिया हुआ है। खरीदा कितने में था, 99 में, और कोई तो खरीदा नहीं, तो कॉस्ट 99 है, मार्केट वैल्यू 99.5 है, दोनों में से कम कॉस्ट है, तो कॉस्ट पे आएगा बैलेंस, तो कोई भी अमाउंट P&L में ट्रांसफर नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये था हमारा जब हम सेल परचेज भी करते हैं, अगर हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट ड्यू डेट अलग है और ईयर एंड की डेट अलग है, जैसे हमें ओपनिंग बैलेंस यहां लिखा है कि ये अकाउंट क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को, इसका मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इनका अकाउंटिंग ईयर है, और यहाँ इंटरेस्ट की डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च। तो इसका मतलब साल के शुरू में 1 जनवरी को 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू था, तो बस आपको वो यहाँ बैलेंस में लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस में भी और ओपनिंग बैलेंस में भी, इस अमाउंट पे। तो 1,20,000 पे 9% है इंटरेस्ट रेट, 3 महीने का 2,700 वो यहाँ लिखना बस। ऐसे क्लोजिंग बैलेंस में भी आपको लिखना है अगर इंटरेस्ट की डेट अलग है। अगर क्वेश्चन कहे फीफो मेथड लगाओ, तो सेल करते हुए फीफो लगा देंगे। क्वेश्चन नहीं कहेगा तो वेटेड एवरेज ही लगाएंगे। तो फीफो मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले है वो बेचा हुआ एज्यूम करेंगे। जैसे यहां पर लिखा है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 20,000 रुपए के, ओपनिंग बैलेंस, फिर लिखा है और खरीद लिए 4,000 रुपए के, तो हमने टू बैंक में और लिख दिया जो 4,000 के खरीदे। फिर लिखा है 6,000 रुपए के बेचे हैं, तो 6,000 के जो बेचे हैं वो फीफो है तो 20,000 में से बेचे हैं। तो जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो 20,000 की कॉस्ट में से कितने के बेचे हमने, 6,000, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारी कॉस्ट है 18,200 रुपए, ये 20,000 की कॉस्ट है, और हमें 6,000 जो बेचे हैं उसकी कॉस्ट निकालनी, तो आ जाएगी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लेंगे। फिर इन्होंने 8,000 के फिर बेचे हैं, 20,000 में से 6,000 बेचे थे, तो अभी भी 14,000 बचे थे, उस 14,000 में से 8,000 बेचे हैं, फिर ऐसी निकलेगी कॉस्ट, अब हम मल्टीप्लाई 8,000 से कर देंगे, हमारी ये आ जाएगी। अब आगे इन्होंने फिर बेचे हैं, आगे फिर बेचे हैं 10,000 के, तो जब फिर बेचे हैं तो ध्यान रखिए 20,000 के थे, 6,000 के पहले बेच दिए, 8,000 के बेच दिए, तो बचे कितने, तो 6,000 की कॉस्ट निकालेंगे पहले, तो 18,200 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 6,000। अब बेचे हैं 10,000 के, तो 4,000 के और हमने बेचे हैं, तो जो 4,000 के और हमने बेचे हैं
वो हमारी अगली परचेजेस में से आएगा, मतलब इसमें से, मतलब सारे ही बेच दिए तो 4000 की कॉस्ट हमें पता है। लेकिन अगर 4000 में से 3000 बेचे होते तो वही करते, 3860 डिवाइड बाय 4000 इंटू 3000। तो सिंपल काम है, हमें ये काम करना है। तो फीफो मेथड है ये। अगर वेटेड एवरेज मेथड होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ ब्रोकरेज भी है, सेल भी है, लेकिन हमें यहाँ मेथड नहीं बताया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें मेथड नहीं बताया जाएगा तो हम वेटेड एवरेज मानेंगे। तो हमें कुछ ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पर मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, आप घर पे जाके इसको जरूर पूरा करिएगा, क्योंकि यहाँ ओपनिंग इंटरेस्ट की रेट डेट भी अलग है। एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा शुरू में बैलेंस में, क्योंकि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है और इंटरेस्ट की डेट 30 सितंबर और 31 मार्च की है। जब हमने ओपनिंग बैलेंस है 60,000, ठीक है, और उसके बाद में 1 जून को और खरीद लिया 40,000 का, तो 1 लाख के हो गए। उसके बाद फिर हमने 31 जुलाई को 50,000 का बेच दिया। तो मेथड फीफो नहीं है, तो हमें वेटेड एवरेज ही लगाना है बाय डिफॉल्ट। तो कैसे कॉस्ट निकालते हैं? वेटेड एवरेज, और इसे कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ओपनिंग था, फिर परचेजेस हो गया, तो हमने ऐड कर दिया इसको। तो ये वेटेड एवरेज का मतलब कॉस्ट भी और अमाउंट भी फेस वैल्यू ऐड कर दीजिए, या नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर। अब हमने इस 1 लाख में से 50,000 बेचे, तो 50,000 की कॉस्ट कैसे आएगी? 94,493 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 50,000। लेकिन ये तो कॉस्ट आ गई, सेल परचेज निकाल लिया, सेलिंग प्राइस को इससे कंपेयर करके निकाल लिया। लेकिन आपको इसे माइनस भी करना है टू फाइंड आउट द रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग डिवेंचर्स। क्यों? क्योंकि अगली सेल करेंगे तो वो इसमें से निकाल कर करेंगे। लेकिन अगर अगली सेल से पहले कोई और नया परचेजेस आ गया तो फीफो की तरह नहीं कि ये उस रेट नहीं, ऐसा नहीं। अगर मान लिया, मैं आपको एक इमेजिनरी फिगर लेकर बताता हूं, हमारे पास अब बचा कितना? 50,000 की फेस वैल्यू और 47 टू 46 की कॉस्ट। बिना खरीदे बेच दिया तो इसी हिसाब से कॉस्ट निकल जाएगी। लेकिन मान लिया हमने इसके बाद और खरीदा 20,000 का 19,200 में, तो इसको ऐड करना पड़ेगा और फिर इसमें से बेचना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज मेथड ये इंपॉर्टेंट बात, और जो बेचोगे वो इसमें से माइनस करना, क्योंकि अगली बार के लिए फिर वो बचा हुआ वैल्यू काम आएगा, फिर नया परचेजेस एट सेल, जैसे आपने मटेरियल के चैप्टर में वेटेड एवरेज मेथड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस हैं। ये है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने क्लास में कर रखे हैं, देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चंस कर रखे हैं। इनमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत इजी होते हैं। अगर कंसंट्रेशन आपके अंदर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन का चैप्टर होता है कि 11th क्लास फाउंडेशन में भी होता है, सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज। ये जब मैं करता भी था ना, मुझे बहुत आसान लगता था। कि मैंने जब किया था अपने टाइम पर चैप्टर, मैंने लगा इससे आसान क्या है, इस दिन खरीदो इस दिन बेचो, खरीदो बेचो, इसमें करना क्या है। लेकिन बच्चे रहते दुखी हैं क्योंकि कंसंट्रेट नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। आपको क्या करना है, ये हिसाब लगाना है कौन कौन सी डेट को क्या क्या हो रहा है, खरीदे बेचे जाओ, और क्या करना है। फीफो है फीफो, वेटेड एवरेज है तो वेटेड एवरेज। तो हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रखे हैं। तो ये चैप्टर मुझे तो लगता है कि इजी है। इसके सेकंड पार्ट में आता है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। और वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि हमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है जो हमें मिलने वाला है। हमें इंटरेस्ट रेट नहीं है, या इक्विटी शेयर ही होंगे और वहां पर हमें डिविडेंड कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पर बोनस शेयर भी आएंगे, यहाँ राइट शेयर भी आएंगे, यहाँ सेल ऑफ राइट भी आएगा। तो यहाँ कुछ अलग ही टाइप के कॉन्सेप्ट चलेंगे।
लेकिन जब परचेज करेंगे तो यहाँ पर कम एक्स वाली बात नहीं है, कम इंटरेस्ट तो होता ही नहीं, डिविडेंड है, लेकिन कभी कभी कम डिविडेंड भी होता है क्योंकि कंपनी ने अनाउंस कर दिया डिविडेंड, और अनाउंसमेंट करने के बाद हमें मिला, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट करते हैं, लेकिन हम अलग से नहीं, अलग से कोई पेमेंट नहीं होती, यहाँ कम एक्स का बात ही नहीं है, बस ये है कि कम डिविडेंड है तो क्या होगा आगे जाके वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट टू बैंक करना है क्योंकि कम एक्स की बात जनरली आएगी नहीं। लेकिन अब यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या यहाँ पर हमने मान लिया 1 जुलाई को शेयर्स खरीदे, और शेयर में क्या रहता है कि डिविडेंड पिछले साल का अगले साल दिया जाता है। मतलब अगर हमारा ईयर है सपोज 24-25, तो 2024-25 का ईयर है अगर, तो ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 25 को, इसकी अकाउंटिंग फाइनलाइज होगी अगस्त सितंबर 25 में, तो इसका प्रपोज डिविडेंड जो पहले होगा तभी दिया जाएगा, मतलब डिविडेंड आपको लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर में मिलेगा, तो इस डेट के आसपास आपको 24-25 का डिविडेंड मिलेगा। अब होगा क्या, आपने सपोज शेयर्स खरीदे 1 जुलाई को, ठीक है, और आपने 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए। अब आपको मालूम है कंपनी को जो प्रॉफिट होता रहता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है। इट मींस 1 जुलाई 25 को जो शेयर खरीदे हैं, इस शेयर प्राइस में 24-25 पिछले साल का प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड ही है ऑलरेडी, जो अब आपने पेमेंट करी है। अब हुआ क्या, सितंबर में आपको डिविडेंड मिला 24-25 का, पिछले साल का, इसे बोलते हैं प्री पीरियड। क्या बोलते हैं इसे, प्री पीरियड। तो जो प्री पीरियड का आपको इंटरेस्ट मिला, ये आपका रेवेन्यू नेचर नहीं है, ये आपका कैपिटल नेचर है, और जब आपने 50,000 की पेमेंट करी थी उसमें ऑटोमेटिकली ये इंक्लूडेड था। तो जब ये इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिलेगा, तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, और डिविडेंड टू P&L एंट्री नहीं बनानी, बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट, मतलब सीधा बैंक टू इन्वेस्टमेंट एंट्री बना। तो आप क्या करेंगे, इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। जिस दिन आपके पास शेयर था ही नहीं, उस दिन का डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर, क्योंकि ये फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलेगा। और बाद में अगर मान लिया यही डेट ऑफ परचेस, यही डेट ऑफ परचेस 1 जनवरी 25 होती, तो आपको 24-25 का मिला होता। तो उस 24-25 में 9 महीने प्री पीरियड है और 3 महीने पोस्ट पीरियड है, तो 9 महीने 3 महीने में बांटते, 9 महीने का कैपिटल नेचर, 3 महीने का रिवेन्यू नेचर। जो रिवेन्यू नेचर है उसे बोलते हैं पोस्ट पीरियड, और वो पोस्ट पीरियड डिविडेंड में डालते हैं और डिविडेंड P&L अकाउंट में जाता है। कहने का मतलब जब हम अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 3 कॉलम बनाते हैं ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ये नॉमिनल वैल्यू, या यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख लेते हैं कई बार, यहाँ पर डिविडेंड, यहाँ अमाउंट, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड अमाउंट। तो जो पोस्ट पीरियड का मिलेगा बाय बैंक, तो जो पोस्ट पीरियड का मिलेगा वो तो डिविडेंड में जाएगा, और जो प्री पीरियड का मिलेगा वो हमारी अमाउंट वाले कॉलम में कैपिटल नेचर। ये अमाउंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की अमाउंट, कॉस्ट भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो जो प्री पीरियड का डिविडेंड मिलेगा उसकी एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और वो यहां पर आता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जब बेचेंगे तो नॉर्मल एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। FIFO मेथड नहीं लगाएंगे जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, यहां पर भी वेटेड एवरेज मेथड ही लगाएंगे, और जो डिविडेंड का बैलेंस है
उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स हम उन शेयर्स को कहते हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं। तो ये हमारी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं, लेकिन कॉस्ट को नहीं बढ़ाते हैं। तो हम जब बोनस शेयर मिलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू में बोनस शेयर लिख देंगे, अमाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फ्री में मिले। बट ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। कैसे? मान लिया, जब मैंने पढ़ाया था तब भी ये समझाया था आपको, मान लिया आपने 5000 शेयर खरीदे हुए हैं 20,000 के। अब ये परचेज किए और ये बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर एक के बदले में एक मिल गया तो 5000 के बदले में 5000 बोनस शेयर मिल गए, लेकिन आपने पेमेंट तो कुछ करी नहीं। तो यहां कॉस्ट पर शेयर 4 रुपए थी, ये तो फ्री का था। अब यहां पर हमारी कॉस्ट पर शेयर कम होकर 2 रुपए हो, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है, हम अमाउंट में अमाउंट, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करते हैं, शेयर में शेयर ऐड करते हैं। तो जहां पर हमारी कॉस्ट 4 थी, बोनस शेयर की वजह से कॉस्ट रिड्यूस होकर 2 रुपए हो। जब हम बेचेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो कॉस्ट 2 रुपए के हिसाब से ले। बात समझ में आती है? तो ये हमारा बोनस का हिसाब है। राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर कंपनी हमें कहती है कि आपके पास राइट है शेयर्स को खरीदने का। आपके पास क्या है? राइट है, आप शेयर को खरीद लीजिए। तो आपकी इच्छा है, आप खरीदना चाहते हैं या नहीं। अगर मान लिया आपने खरीद लिया, परचेज ऑफ राइट शेयर्स, तो दीज आर नॉर्मल शेयर्स। आपने पेमेंट करा है, टू बैंक आ जाएगा, कुछ नहीं करना, नॉर्मल। तो परचेज ऑफ राइट शेयर्स नॉर्मल है, अगर आपका ही राइट है और आप ही खरीद रहे हैं, नॉर्मल। अब हम बात करते हैं सेल ऑफ राइट। राइट अलग है, राइट शेयर अलग है। तो हम बात करते हैं राइट शेयर्स, नॉर्मल। नॉर्मल शेयर्स की तरह करना है, जैसे नॉर्मल परचेजिंग होती है वैसे। अब हम बात करते हैं सेल ऑफ राइट। आपको, आपके पास मैंने लिखा होगा, जब बता रहा होगा तो लिखा होगा, आपके पास 1000 शेयर है। राइट, जब कंपनी नए शेयर इशू करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देती है पहले उनको कि आप खरीद लो, खरीदना है। बाहर वालों से हम बाद में पूछेंगे। तो उन्होंने आपको 1-to-1 का ऑफर करा, मतलब जिसके पास एक शेयर है वो एक शेयर और खरीद सकता है। आपके पास 1000 शेयर है, आप 1000 शेयर और खरीद सकते हैं। और हमेशा कंपनी राइट इशू करेगी मार्केट प्राइस से सस्ते में, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए है, आपको भी कंपनी कहेगी 100 में खरीद लो, आप क्यों खरीदोगे? 100 रुपए में तो जब मर्जी मार्केट से खरीद लोगे। तो 100 का शेयर है तो 80 में कहेगी कंपनी खरीद लो, 70 में कहेगी खरीद लो, तो आप तब खरीदोगे ना उसको। तो मान लिया मार्केट वैल्यू 80 रुपए का है और कंपनी ने आपसे कहा 50 में खरीद लो। 80 का शेयर 50 में खरीद लो, तो आपने 50 में खरीद लिया 1000 शेयर, क्योंकि एक के बदले में एक का राइट मिला है। तो आपने 1000 शेयर 50 के हिसाब से खरीद लिए। तो ये नॉर्मल शेयर खरीदने की एंट्री है, आप टू बैंक कर दो 1000 शेयर 50 के हिसाब से, बात खत्म। मैंने कहा परचेज ऑफ राइट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है, मार्केट, आपके पास पैसा नहीं है या आप खरीदना अभी नहीं चाहते, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये 30 रुपए का फायदा हो सकता है, वो मेरे जेब में जा भी नहीं रहा, कुछ तो मिल जाए मुझे। तो आप इस राइट को बेच सकते हो। एक शेयर खरीदने पे आपको 30 रुपए का फायदा होगा। आप कह सकते हो भैया किसी को खरीदना है तो खरीद लो, 10 रुपए में मैं आपको राइट दे रहा हूं एक शेयर का। मतलब आपने मेरे से कहा हाँ हमें चाहिए, मैं कहूंगा लो लो, मैंने कहा यार 500 तो मैं ही खरीदूंगा, मेरा मन कर रहा 500, तो मेरे पे 500 के तो है, मेरे पे राइट कितना आया 1000, मैंने कहा 500 तो मैं खरीदूंगा, तो 500 मैंने खरीद लिया, टू बैंक कर दिया, 500 शेयर 25,000 के। और मैंने ओरिजिनली कितने के खरीदे थे? ओरिजिनली मैंने 10,000 शेयर खरीदे थे 20,000 के, 2 लाख के कोई भी अमाउंट थी। अब मैंने क्या करा, 2 लाख के, ठीक है, क्या हो सकता है 10 20 50 साल पहले मैंने खरीदे हो 20,000 के, उससे क्या फर्क पड़ता है, कब खरीदे थे, बहुत पुराने शेयर है, बैलेंस है मेरे पास।
तो मैंने ये शेयर जो खरीदे थे वो टू बैलेंस आ रहा था मेरा। अब मेरे को इच्छा है कि 1000 शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू लिखी हुई है, मैं यहां लिख देता हूं। 1000 शेयर मेरे पास पहले हैं, 500 शेयर मैंने अब और खरीद लिए। तो 500 शेयर 50 रुपए के हिसाब से मैंने खरीद लिए, 25,000 रुपए मैंने यहां लिख दिया। ये तो ठीक हो गया। बचे 500 शेयर, और राइट खराब नहीं हो रहा। मैंने कहा किसी को खरीदना है, आपने कहा हाँ जी हम खरीद लेंगे। मैंने कहा मुझे 10 रुपए के हिसाब से दे दो पर शेयर, राइट आप खरीद लो। तो आपसे मैंने क्या ले लिया, 10 रुपए ले लिए, 500 शेयर का राइट आपको बेच दिया 10 रुपए के हिसाब से। तो मेरे पास 500 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए आ गए। तो ये 5,000 रुपए मैं कहा लिखूंगा, इनकम में। कहा लिखूंगा, इनकम। ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आप भी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे या नहीं? आप भी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे। आपने कितने खरीदे, 500 शेयर खरीदे, आपने 25,000 रुपए कंपनी को दिए 50 के हिसाब से, 5,000 मुझे दिया आपने। तो आपकी कॉस्ट क्या है, 30,000। सिंपल। आपने क्या करा, कंपनी को दिए 500 शेयर के 50 रुपए के हिसाब से 25,000, और राइट आपका तो था नहीं, आपने 10 रुपए के हिसाब से मुझे भी पेमेंट करी। तो जो 10 रुपए के हिसाब से आपने मुझे पेमेंट करी और 50 के हिसाब से कंपनी को, आपको 60 रुपए का एक शेयर पड़ा, तो वो आपने कॉस्ट में लिख दिया। मैंने जो 500 शेयर खरीदे, मैंने 50 रुपए के हिसाब से कंपनी को दिए, मेरी कॉस्ट 25,000 पड़ी। लेकिन जो 500 शेयर मैंने राइट बेचा, ये मेरी इनकम है, सेल ऑफ राइट। कैपिटल गेन के चैप्टर में याद करो, कैपिटल गेन के चैप्टर में ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जीरो लेते हैं और सारा कैपिटल गेन हो जाता है, तो प्रॉफिट ही तो है। तो मैं इनकम में लिखकर प्रॉफिट लिख रहा हूं। ये है सेल ऑफ राइट। वन एक्सेप्शन इज देयर, उस एक्सेप्शन में हम इसे यहां लिखेंगे। वो एक्सेप्शन क्या है, मान लिया मैंने शेयर नए नए खरीदे हैं, मैंने आज शेयर खरीदे, कंपनी ने 5 दिन पहले ही राइट शेयर अनाउंस करे कि राइट शेयर ले लो। सो मार्केट में 120 का है, 80 रुपए का है मार्केट में, हमसे 50 का ले लो। तो पता है क्या होगा, हर कोई ये शेयर खरीद लेगा ना, 80 वाला शेयर 50 में मिल जाएगा, तो हर कोई शेयर मार्केट में खरीद लेगा, राइट अनाउंस हो गया या नहीं? लेकिन जैसे राइट अनाउंस होता है, इसका मार्केट प्राइस 80 से और बढ़ जाता है, फायदा भी तो हो रहा है ना, तो शेयर मार्केट बढ़ जाता है। मान लिया मैंने राइट अनाउंस होने के बाद शेयर खरीदा, महंगा खरीदा, 80 की बजाय 90-100 रुपए में खरीदा, तो इसका शेयर बढ़ गया, और मैंने राइट अनाउंस होने के बाद में शेयर खरीदा, और अब मैंने राइट बेच दिया। मान लिया मैंने अभी अभी नया शेयर खरीदा, चलो मैं यहां अलग से बताता हूं। मैंने क्या करा, 80 वाला शेयर है, कंपनी ने ऑफर प्राइस क्या रखा, 50। तो मैंने सोचा मैं 80 रुपए का शेयर खरीदता हूँ, 50 का एक और मिल जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कंपनी राइट अनाउंस करेगी, पता चला 80 वाला शेयर कितने का हो गया, 90 रुपए का। अब मैंने कितने में खरीदा बताओ, मैंने 1000 शेयर खरीद लिए 90 रुपए के हिसाब से, तो कितने के हो गए, 90,000 के हो गए। अब मैंने कहा चलो मैं राइट बेच देता हूं, मुझे कितने शेयर का राइट मिला, 1000 का। मैंने कहा राइट बेच देता हूं। राइट बेचूंगा तो क्या लिखूंगा, बाय बैंक। लेकिन मैंने कब शेयर खरीदे थे, राइट अनाउंस होने के बाद, तो इसे क्या लिखूंगा मैं, टू बैंक। और ये क्या है, कम राइट बेसिस पे खरीदे। जब मैं बेचूंगा ना, तो जनरली मैंने क्या कहा था, जब मैं बेचूंगा तो मैं इसे इनकम में लिखूंगा ना, लेकिन ये वाला इनकम में नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने महंगा ही खरीदा। अब ये राइट बेचा मैंने, 1000 शेयर का राइट 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया 10,000, तो मैं यहां इसे यहां लिखूंगा। क्यों भाई, मैंने 80 की जगह कितनी पेमेंट करी थी, 90।
वो 10,000 वापस आ रहे हैं, तो जो मैंने 90 दिए 10,000 एक्स्ट्रा वही तो वापस आ रहे हैं मेरे पास। तो ये इसलिए, तो इसमें क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, अगर हमने कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदे हैं और सेल कर रहे हैं राइट को, उस सिचुएशन में राइट का सेल कॉस्ट में से लेस होगा बजाय इनकम में जाए। लेकिन इसमें भी एक और बात है, मार्केट वैल्यू कम होना चाहिए। मतलब 90 का मैंने खरीदा, राइट आ गया, राइट अनाउंस होने के बाद ये शेयर 80 का हो जाना चाहिए। इसका तभी तो मतलब है कि मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। मान लिया राइट अनाउंस हो गया और ये शेयर 90 का 90 में ही है, इसका मतलब मैंने तो राइट में एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं दिए खरीदते हुए, फिर तो मेरा प्रॉफिट हो गया ये 10,000 रुपए का। फिर मैं कहां लिखूंगा, कहां लिखूंगा? तो आपको सिंपल क्या रखना कि अगर आपने जो पैसा दिया वही वापस आ रहा है, तो एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को ही बेच रहे हो। और अगर आपने खरीदने में एक्स्ट्रा पैसे दिए ही नहीं और एक्स्ट्रा आ रहे हैं वापस, तो वो तो इनकम हो गई आप। तो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, इफ यू हैव परचेज्ड, ध्यान से सुनना, इफ यू परचेज्ड shares on come right basis and after purchasing come right shares you have sold right, you have sold right, it will be credited to investment account, it will be credited to investment account up to the amount, up to the market value reduced। अगर मार्केट वैल्यू रिड्यूस होगी तो उतना यहां ट्रांसफर करेंगे। अब ध्यान से सुनो, आपने पेमेंट कितनी करी, 90,000, ठीक है। आपने सेल ऑफ राइट कितने में करा, 10,000 में, और राइट के बाद आपका शेयर का प्राइस कितना हो गया, 88,000। कितना प्राइस हो गया, 88। इसका मतलब जो आपने 90,000 दिए थे उसमें केवल 2,000 रुपए थे राइट के, 2,000 ही तो मार्केट वैल्यू कम हुई। तो आप क्या करोगे, जब 10,000 बेचोगे ना, तो यहां क्या लिखोगे, और इनकम कितने में, मान लिया सेल के बाद प्राइस हो गया 84,000, आप क्या लिखोगे यहां पर 6,000 और यहां 7,000। मान लिया प्राइस हो गया 78,000, तो आप पूरा का पूरा 10,000 रुपए यहां लिख दो। 10,000 मिला तो आप इन्वेस्टमेंट में डाल दो। मान लिया प्राइस, मान लिया प्राइस आपने 90,000 में खरीदा था, मार्केट प्राइस राइट के बाद 92,000 हो गया, इसका मतलब जो आपने पेमेंट करा था उसमें कोई राइट का अमाउंट ही नहीं था, तो पूरा का पूरा इनकम में है। ये मैंने हर एक चीज के, आपको हर चीज के एग्जाम्पल करा रखे, एक एक क्वेश्चन मैंने ये पूरा टॉपिक आपको ऑलरेडी समझा रखा। आप भूल गए होंगे तो मैंने आपको याद दिला दिया, एक एक टॉपिक पर मैंने ये एक एक बात आपको समझा रखी है। हर केस के लिए मैंने देखो 25, 26, 27, 28, 29, देखो 28 में मैंने सेल ऑफ राइट पे बैंक टू P&L अकाउंट एंट्री बना रखी है, और फिर मैंने 29 में बैंक टू इन्वेस्टमेंट एंट्री बना रखी है, क्योंकि हमने कम राइट बेसिस पे खरीदे होंगे। फिर मैंने एक क्वेश्चन में बैंक टू इन्वेस्टमेंट P&L, वही जो मैंने आपको बताया, कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जा रही है, कुछ P&L में। तो हर एक केस का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा रखा है, ठीक है। प्री डिविडेंड और पोस्ट डिविडेंड के बारे में भी मैंने आपको बताया, उसका भी क्वेश्चन है कि प्री पीरियड को डिविडेंड बिलोंग करता है तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, पोस्ट पीरियड को डिविडेंड करता है तो बैंक टू P&L या बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू P&L। तो एक एक चीज इंक्लूडेड है इसमें। लास्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। आपके जो शेयर्स हैं, आपने डिबेंचर खरीदा, क्या खरीदा, और कुछ समय के बाद उन डिबेंचर के बदले में आपको शेयर मिल गए, तो क्या करेंगे आप, इट मे बी 100% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इट मे बी 40% कन्वर्टेबल, मींस पार्शियली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराए बगैर आप नॉर्मल डिबेंचर अकाउंट बनाइए, जितना पोर्शन का डिबेंचर कन्वर्जन हुआ है शेयर में, उतना पोर्शन आप यहां लिख दीजिए। मतलब मैं आपको बताता हूं एग्जांपल देकर, मान लिया आपने
यहां मैं आपको फेस वैल्यू और अमाउंट का कॉलम बता रहा हूँ, इनकम इंटरेस्ट वाला अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है अभी, इसलिए चलो वो भी बता देता हूँ, एक उसमें भी इंक्लूड कर लूंगा पॉइंट। यह है फेस वैल्यू, यह है इंटरेस्ट, यह है कॉस्ट, यह है फेस वैल्यू, यह है इंटरेस्ट और यह है कॉस्ट। मान लिया आपने पहले 1 लाख रुपए के डिबेंचर खरीदे और जो है 1,02,000 के खरीदे, फिर आपने 50,000 के और खरीदे, मान लिया 48,000 के खरीदे। अब आपसे कहा गया है कि इसका कन्वर्जन हो रहा है, 20% डिबेंचर्स का कन्वर्जन हो रहा है। तो आपके पास 1,50,000 रुपए के डिबेंचर है, इसका 20% होता है 30,000। तो आप यहां लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, और 20% का मतलब 30,000, और इसका 20% का मतलब 30,000, क्योंकि ये भी वही है। अगर कुछ और अमाउंट होगी, मान लिया आपने सिखाने के लिए 40,000 के खरीदे, तो 1,42,000 का 30% कितना होता है, ताकि आपको पता चल जाए। 142 का 30% होता है 42,600। तो ये अमाउंट यहाँ आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल हो गया। और मान लिया ये 2-3-4 महीने में ईयर एंड पर या इंटरेस्ट की डेट पर नहीं हुआ है, तो जिस दिन हुआ है उस दिन तक का इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। मान लिया हमारा इंटरेस्ट का डेट है 30 सितंबर, 31 मार्च, और ये 31 दिसंबर को कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा आपको। तो बाय बैंक इंटरेस्ट निकलेगा 30,000 पर, मान लिया 12% का रेट है, 3 महीने का इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और ये नॉर्मल क्वेश्चन हम आगे बढ़ता रहेगा 1,20,000 की फेस वैल्यू के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम बनाएंगे इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। अब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में एक बात ध्यान रखनी है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, यहां लिखना है टू डिवेंचर, और यहां 30,000 नहीं लिखना है, क्योंकि 30,000 के डिवेंचर खत्म हुए। जरूरी नहीं है 30,000 के डिवेंचर के बदले में 30,000 के इक्विटी शेयर मिले हो। ये ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको जितने शेयर मिले हैं, यहाँ पर हम जनरली शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं। मान लिया आपको इसके बदले में 500 शेयर मिले हैं, तो आप 500 शेयर लिखिए, लेकिन 500 शेयर की कॉस्ट आपकी 42,600 ही होगी। तो जो पैसा खर्च किया था वही आएगा यहाँ, लेकिन फेस वैल्यू अगर लिख रहे हैं या नंबर ऑफ शेयर लिख रहे हैं तो वो वही नहीं आएगी। क्वेश्चन में बताया जाएगा कि डिबेंचर का जो पोर्शन है वो कितने शेयर के लिए कन्वर्जन हो रहा है, और अब इसके बाद ये नॉर्मल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये था हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट का चैप्टर जो मैंने आपको समझाया। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? क्यों आएगा? वो तो डिवेंचर का इंटरेस्ट था, इक्विटी पे तो डिविडेंड मिलता है। अब इक्विटी में जब अगली बार मिलेगा तो डिविडेंड मिलेगा। और ये बात और ध्यान रखनी है, आपने पूछा तो ये डेट है 31 दिसंबर। अब जब भी इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो इस साल के लिए, जब भी इस पे डिविडेंड मिलेगा शेयर्स पे, तो 3 महीने का मिलेगा, पूरे साल का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया में ही नहीं थे इक्विटी शेयर्स। ये दुनिया में कब आए हैं इक्विटी शेयर्स? 31 दिसंबर। तो इस पे 3 महीने का डिविडेंड मिलेगा जब भी मिलेगा, बाकी एग्जिस्टिंग वाले इक्विटी शेयर पे पूरे साल का मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और कह रखा है तो वो हो जाएगा अदरवाइज, जैसे साल के बीच में बोनस शेयर इशू करते हैं। तो देखो दो बात होती है, आपने पूछा ये तो बता देता हूं। आप शेयर्स या डिवेंचर परचेज कहां से कर रहे हैं? अगर आपने मार्केट से परचेज किया है तो वो पुरानी दुनिया में पहले से ही थे, आपने मार्केट से परचेज किया, तो इस पर आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया में पहले से ही थे, आपने तो मार्केट से अभी खरीदे। लेकिन अगर ये परचेज आपने कंपनी से डायरेक्ट परचेज करें, आपने कंपनी से ही परचेज करें, तो ये दुनिया में थे ही नहीं पहले, पहली बार आए हैं दुनिया में आपके पास कंपनी से। तो जिस दिन आपने खरीदा है ना, उस दिन के बाद से ही इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा, उससे पहले का मिल ही नहीं सकता, इसमें प्री पीरियड का हो ही नहीं सकता।
डिविडेंड, क्योंकि ये कंपनी से आपने खरीदे हैं और कंपनी उस दिन के बाद खरीदेगी। प्री डिविडेंड जो हमने कहा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, प्री डिविडेंड का कॉन्सेप्ट इस केस में आएगा जब आप उसे मार्केट से खरीदते हैं, क्योंकि मार्केट से आपने आज खरीदा तो ये शेयर है 50 साल पुराना, तो कंपनी ने डिविडेंड पिछले साल का दिया, लेकिन इन वाले पे तो कंपनी डिविडेंड देगी नहीं ना पिछले साल का, क्योंकि ये खरीदा हमने कंपनी से सीधा है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हैं जिसका आपको क्लियर होना चाहिए।